नमस्कार, मैं हनुमान डूकिया जिंदा अकादमी पे आपका स्वागत है। हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर जो पिछले 2 लेक्चर हुए थे उसके अंदर एसो की स्टैटिस्टिक शुरुआत की थी। तो उन लेक्चरों के अंदर मैंने क्या-क्या पढ़ाया था उसको मैं एक बार के लिए आपके सामने रिवाइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले जो पहला लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि डाटा क्या होता है। फिर मैंने ये बताया डाटा की विशेषता क्या होती है और उसके बाद मैंने ये बताया कि डाटा कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समूह क्या होते हैं और द्वितीय समूह क्या होते हैं। और फिर मैंने जो अगला जो लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर मैंने ये बताया था कि डाटा की परिभाषा होने के बाद आप जो डाटा होते हैं उस डाटा को संकलन किस प्रकार से करेंगे। तो इसके अंदर मैंने आपको जो विधियां बताई थी उस विधियों के अंदर सबसे पहले जो विधि थी वो है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, टेलीफोन, प्रश्नावली, अनुसूची और समाधाताओं से। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है प्रश्नावली या फिर अनुसूची से, वो मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे और क्वेश्चनों के बाद मैंने डाटा का वर्गीकरण, डाटा संकलन करने के बाद जो किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया जाता है वो मैंने इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर के अंदर करवाया था, लेक्चर नंबर 2 के अंदर। वर्गीकरण के अंदर मैंने आपको यह बताया कि 2 प्रकार से होता है, संख्यात्मक वर्गीकरण और एक गुणात्मक वर्गीकरण होता है। संख्यात्मक वर्गीकरण कौन सा होता है जिसके अंदर संख्या एक को नोट किया जाता है, और गुणात्मक होता है जिसके अंदर गुण बताए जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के गुण, ईमानदारी के गुण है तो उस प्रकार के यदि कोई डाटा को यदि अलग करना है तो उसके अंदर हम गुणात्मक समूहों के अंदर चले जाते हैं। फिर मैंने आपके अंदर 4-5 ऐसे वर्गीकरण बताए हैं, द्वंद्ववाचक वर्गीकरण, बहुगुणवाचक वर्गीकरण बताया था। फिर मैंने बताया था कि कालानुसार वर्गीकरण क्या होता है, भौगोलिक वर्गीकरण क्या होता है, और के बाद मैंने आपको बताया था कि जो मानचित्र के अंदर जो दिखाया जाता है उसको कार्टोग्राम कहा जाता है। यहाँ से सबसे वेरी इंपॉर्टेंट यदि क्वेश्चन अब तक जो पिछले वाले 2 लेक्चरों के अंदर मैंने आपको पढ़ाए हैं उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रश्नावली का आएगा, अनुसूची क्या होती है। प्रश्नावली अनुसूची के बाद यदि कोई क्वेश्चन आने की संभावना बनती है तो क्वेश्चन आएगा यहाँ से, मानचित्रों के अंदर जो समूहों को दिखाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको आंसर आता है कार्टोग्राम कहा जाता है। फिर आता है भौगोलिक, भौगोलिक वर्गीकरण क्या होता है, कालानुसार वर्गीकरण क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। या फिर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि प्राथमिक समक द्वितीय समक से अधिक विश्वसनीय होते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से जो इंपॉर्टेंट, जो पिछले वाले 2 लेक्चर पढ़े थे उसके अंदर 3 या 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब जो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर मैं आपको आगे की जो डाटा के साथ आगे क्या क्या प्रोसेस किया जाता है वो बताऊंगा। पिछले वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि वर्गी मतलब डाटा को मतलब संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद मैंने ये बताया कि डाटा को वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। अब जो डाटा वर्गीकरण हो चुका है उस वर्गीकरण डाटा को हमें करना है प्रस्तुत, कि भाई ये डाटा मतलब किसी को बताने के लिए वर्गीकरण करने के बाद हम प्रस्तुत करते हैं ना, तो वो प्रस्तुतिकरण आपके पास 2 प्रकार से की जाती है। इस लेक्चर के अंदर मैं यही बताऊंगा कि प्रस्तुतिकरण के अंदर जो 2 टाइप है उसमें से एक टाइप जो श्रेणियां होती है वो बताऊंगा आपको, और जो दूसरा जो है वो है चित्र में प्रदर्शन, वो किस प्रकार से होता है। तो इस लेक्चर के अंदर मैं यहीं तक बताऊंगा कि श्रेणियां क्या होती है, श्रेणियां कितने प्रकार की होती है। फिर मैं बताऊंगा कि चित्र में प्रदर्शन कैसे किया जाता है डाटों का। चित्र में प्रदर्शन के अंदर एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, ये मैं आपके पास प्रदर्शन में बताऊंगा। हालांकि ये द्विविमीय और त्रिविमीय अगले लेक्चर में आएगा। जो इस लेक्चर के अंदर है वो सिर्फ श्रेणियां है, और चित्र में वन डायमेंशन के अंदर चित्रों को कैसे बताया जाता है, डाटा को कैसे दिखाया जाता है, ये इस लेक्चर के अंदर होगा। चलिए शुरू करते हैं हम इस लेक्चर को। सबसे पहला जो आपके जो पेज है उसमें मैं श्रेणियों के प्रकार लिखा हूँ। श्रेणियों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, श्रेणियां 2 प्रकार की होती है। डाटा को वर्गीकरण के बाद डाटा को कहीं ना कहीं दिखाने के लिए रखेंगे ना, तो रखने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो हम चित्र बना के उनको दिखाते हैं कि भाई देखो ऐसा ऐसा डाटा है, ये देख लो। दूसरा तरीका ये है कि एक सारणी के अंदर बता दो। जैसे आपके पास कोई भी मैच होता है तो आप क्या करते हो, जैसे आज रोहित शर्मा ने 4 चौके लगाए, 6 छक्के लगाए, आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो फिर उनको सारणी में लिख दो कि रोहित शर्मा ने चौके लगाए 4, छक्के लगाए 6, और कितनी गेंदें खेली, ये चीज होती है। इनको एक सारणी बना दो। दूसरी होती है कि भाई आप इन्हीं चीजों को एक चित्र के द्वारा बना दो, जैसे पाई चार्ट बना दो, वो भी एक तरीका है डाटा को दिखाने का।
तो ये दोनों तरीके मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो तरीका है सारणी तरीका है, सारणी जिस पर सारणी के अंदर मतलब किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। सारणी से पहले मैं आप बताऊंगा कि सारणी कितने प्रकार की होती है। सारणी के मतलब अपवर्जी कौन सी होती है और समावेशी श्रेणी कौन सी होती है। चलिए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था समूहों का वर्गीकरण। ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसको हमने कर लिया था। समूहों का वर्गीकरण क्या होता है, समूहों का वर्गीकरण सारणी की प्रथम अवस्था थी, ये अभी हम देखेंगे। सारणी जब हम पढ़ेंगे, सारणी में पढ़ेंगे डाटा का, तब हम ये देखेंगे। चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने अपने नोट्स मैंने लिख के फिर पीडीएफ बना के यहाँ लगाई है। आपका इतना फर्ज बनता है कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इससे पढ़ो। इन नोट्स को अपने नोट्स में बनाओ और दूसरी बात इनको याद कर लो बस, जैसे तैसे भी रटना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैं जो स्टेटिस्टिक है उसको हटा रहा हूँ। ऐसे स्टेटिस्टिक का कोई अंत नहीं है, मेरे को 0.01 ही आती है, उससे भी कहीं गुना स्टेटिस्टिक है। तो आपको जो मैं नोट्स दे रहा हूँ तो एएसओ के लिए एन पे चलिएगा। मैं आपके पास इस लेक्चर की शुरुआत करता हूँ श्रेणियों के प्रकार से। बता देता हूँ श्रेणियां दो प्रकार की होती है, एक समावेशी श्रेणी होती है, एक होती है अपवर्जी श्रेणी। समावेशी श्रेणी जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि समावेशी मतलब समावेश होना चाहिए। अब किसका समावेश होना चाहिए, तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन होती है उसके अंदर जो सीरीज होती है उसकी ऊपरी सीमा को हमने सम्मिलित कर देते हैं। जैसे आपके पास सपोज करो कि एक इधर नोट्स में देखो, आप इस विधि के अंदर वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निम्न सीमा दोनों को समावेश किया जाता है। मतलब जो ऐसी एक आपके पास सीरीज दी जाएगी, इसके अंदर एक्स क्या होता है, जहां तक आपके पास मतलब ये डाटा की रेंज होती है, और एफ होती है कितने। एफ को बोला जाता है बारंबारता, और एक्स को होता है कि मतलब किस रेंज के डाटा है। तो जो इस रेंज के डाटा होती है वो 0 से लेकर 9 तक कितने होते हैं। मैंने बारंबारता लगा दी 3। अभी बारंबारता क्या होती है ये मैं आगे समझाऊंगा आपको, जस्ट अगली वाले लाइन में बारंबारता ही समझाऊंगा मैं आपको। 0 से 9 तक जो डाटा है वो आपके पास 3 है, 10 से लेकर 19 तक डाटा है वो 4 है। तो इस जो समावेश श्रेणी के अंदर क्या होता है कि ये जो सीरीज होती है इस अंतराल के अंदर 0 भी शामिल है और 9 भी शामिल है, 20 भी शामिल है और 29 भी शामिल है और 30 भी शामिल है और 39 भी शामिल है। ये होती है समावेशी श्रेणी की विशेषता। डेफिनेशन होती है वो यही होती है। समावेशी श्रेणी की विशेषता क्या होती है, समावेशी श्रेणी सतत नहीं होती। सतत कहाँ हो गई, आपको भी दिख रही है कि 0 से 9, 9 के बाद डायरेक्ट 10 यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ से जो बीच वाली थी वो रेंज टूट गई। जैसे ही मैं निचले वाले वर्ग में आऊंगा 0 से 9, 9 के बाद 10 से 19 आऊंगा, तो इस वर्ग के अंदर जो रेंज थी वो टूट गई थी, क्योंकि जो ऊपर वाले वर्ग है 0 से 9 तक, वहां तक सिर्फ 9 तक ही है। 9.5 ये भी बीच वाले टूट गई ना, तो ये आपके पास मतलब खंडित हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, सतत। सतत बिल्कुल भी ये श्रेणी सतत नहीं है। इसको ये भी कह सकता हूँ कि मतलब ये खंडित श्रेणी है। अब यहाँ पर जो मैंने बोला था कि जो एफ होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए कि बारंबार एफ को बोला जाता है बारंबारता। फ्रिक्वेंसी कितनी बार आई है, रिपीट कितनी बार हुआ है। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझना है कि सपोज करिए कि आपके गली के अंदर 15 या 20 बच्चे हैं और उन 20 बच्चों के नाम, 20 बच्चों के जो नाम है, सपोज करो कि 4 बच्चों के नाम मुकेश है, 4 बच्चों के नाम दिलीप है और 10 बच्चों के नाम ऐसा है कि सुरेश मान लो। जब आप जो एक्स की जगह लिखोगे तो एक्स की जगह क्या लिखोगे, मुकेश, सुरेश और दिलीप लिखोगे। और जो एक बारंबार था ये आप क्या कहा कि कितने बच्चों का है, आपने देखा कि 4 बच्चों का दिलीप नाम है, 4 बच्चों का सुरेश नाम है और जो 10 बच्चों का नाम है वो सुरेश है। तो वो जो कितने कितने होते हैं वो इस साइड लिखेंगे, जो 3, 4 और 5 और 6 की जगह है वो उसको बोला जाता है बारंबार था। इसको मैंने एक एग्जाम्पल जो नोट्सों के अंदर मैंने जो लिखा है उस नोट्स को देखो आप। यदि दिए गए समग्र 5, 6, 10, 12, 18, 6, 4 और 21 के अनुसार यदि 0 से 10 तक समावेशी वर्ग, 0 से 10 तक आगे सवाल में दे रखा है समावेशी वर्ग, मतलब समावेशी का मतलब होता है 0 भी शामिल करना है और 10 भी शामिल करना है। समावेशी वर्ग है तो इस वर्ग की बारंबारता क्या होगी, मतलब एफ कितनी होगी। तो जो 0 से लेकर 10 तक है, तो मतलब यदि इसमें डिजिट देखा जाए तो 0 से लेकर 10 तक इसमें कितने कितने डिजिट आए, आप खुद गिनोगे कि 5 इसके अंदर आएगा, 6 इसके अंदर आएगा, 2 हो गए, 10 इसके अंदर आएगा, क्योंकि समावेशी इसलिए 10 गिना जाएगा, 3 यहाँ से और एक 6 इसमें गिना जाएगा और 4 गिना जाएगा, तो टोटल हो गई आपके 5। तो इसकी जो बारंबारता थी वो हो गई आपके पास 5। तो ये हो गया समावेशी श्रेणी का फंडा। दूसरा जो
श्रेणी आती है वो आती है अपवर्ज्य श्रेणी। अपवर्ज्य श्रेणी नाम से पता चल रहा है कि मतलब अपवर्ज्य मतलब कहीं पर भी ये ब्रेक नहीं होगी, कहीं पर भी ये ब्रेक नहीं होगी। ब्रेक का मतलब होता है कि मतलब 0 से लेकर 10 तक ऊपरी सीमा बिल्कुल भी नहीं गिनी जाएगी। 0 से लेकर 9 है, 9 के जस्ट बाद वाली जो अपवर्ज्य श्रेणी की जो विशेषता होती है यही होती है कि भाई इसमें जो ऊपरी सीमा है वो बिल्कुल भी नहीं गिनी। समावेशी के अंदर जो ऊपरी सीमा थी वो ले ली थी, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं लेते। जैसे इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक की डाटा है, पर यहाँ पर दिखाया गया है 10, तो 10 का मतलब होता है यदि इस प्रकार सीरीज दिखाई गई है इसके अंदर जो ऊपरी सीमा है वो शामिल नहीं की जाती है। 10 से 20 तक है, बल्कि एक्चुअली यहाँ पर 10 से लेके 19 तक ही डाटा है। तो यहाँ पर जो अगली वाली रेंज है ये अगली वाले वर्ग के अंदर शामिल हो जाता है। वर्ग क्या होता है, जैसे 0 से लेकर 10 तक ये एक वर्ग होता है, 10 से लेकर 20 तक ये दूसरा वर्ग होता है, 20 से लेकर 30 तक ये तीसरा है, और 30 से लेकर 40 तक ये चौथा वर्ग है। और बारंबार तो मैंने आपको यही बता दी। अपवर्ज्य श्रेणी का गुण क्या होता है, सतत होता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपके ये डेफिनेशन समझ में आ गई। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है कि सर जी आप हमारे को डेफिनेशन बता दी पर इसका क्वेश्चन कैसा आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है वो है कि समावेशी श्रेणी के अंदर जो संगणक या इनके अंदर जो क्वेश्चन आएगा समावेशी श्रेणी होती है, तो आप ये देखोगे कि मतलब उसके गुण गुण क्या होगा, सतत, असतत, ऐसे वहां पर क्वेश्चन में ऑप्शन आएंगे तो आपको सतत पर क्लिक करना है। और ऐसी अपवर्ज्य श्रेणी के अंदर अपवर्ज्य श्रेणी क्या क्या विशेषता होती है, तो सतत होती है। समावेशी सतत नहीं होती है। समावेशी के अंदर क्या होता है, ऊपरी ऊपरी सीमा हमेशा काउंट की जाती है और अपवर्ज्य श्रेणी के अंदर काउंट नहीं की जाती। तो ये हो गई आपके समावेशी और अपवर्ज्य श्रेणी के गुण। इसके बाद आता है कि क्या सर हम समावेशी श्रेणी को अपवर्ज्य श्रेणी में बदल सकते हैं या फिर एक अपवर्ज्य श्रेणी को समावेशी श्रेणी में बदल सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन आएगा यस। कैसे बदलना है, 0 पॉइंट जो ऊपरी सीमा जो नीचे की सीमा है उसमें से 0.5 घटा दो और जो ऊपरी सीमा है उसके अंदर 0.5 जोड़ दो, वैसे होता है। तो कैसे होगा, देखो पहले मैंने दो नोट्स लिखे हैं यहाँ पर। नोट्स के अंदर देखो, अपवर्ज्य श्रेणी को समावेशी श्रेणी के ऊपरी प्राथमिक दी जाती है। मतलब हमारे जो यूज जो हमारे जो डाटा होते हैं जो उसके अंदर जो आगे जो सिलेबस में यूज किया जाता है तो अधिकांश अपवर्ज्य श्रेणियां दिखेगी आपको। वेट की कुछ भी आके हम जो भी आगे पढ़ेंगे कि हमारे को वेट को बांटना है या फिर हमारे को माध्य निकालना है तो अधिकतर आपको अपवर्ज्य श्रेणियां ही मिलेगी। अपवर्ज्य श्रेणी को प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा मैंने नोट्स लिखा है कि समावेशी श्रेणी को अपवर्ज्य श्रेणी में बदलने के लिए वर्ग की सीमा में से 0.5 घटाते हैं और उस सीमा के अंदर 0.5 जोड़ देते हैं, जो कि मैंने ट्रांसफर आपको करके दिखा दिया। देख लो इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने बता दिया है। 10 है तो यहाँ पर जो द्वितीय वर्ग के अंदर 10 है तो मैंने 0.5 घटा दिया और 0.5 जोड़ दिया, हो गया यहाँ तक। कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अपवर्ज्य श्रेणी और समावेशी श्रेणी क्या होती है, इसके अंदर कैसे बदला जाता है। तो ये आपके पास बिल्कुल भी डाटा के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर आपके पास ये तो श्रेणी थी, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि मतलब श्रेणियाँ कैसी होती है, दिखने में कैसी होती है। अब जो श्रेणियों के जो अब जो इम्पोर्टेंट जो हमने कल जो संकलन जो वर्गीकरण किया था पिछले वाले लेक्चर के अंदर डाटा को, उस डाटा को हम प्रस्तुत करने की बारी आती है। तो आप दो प्रकार से कर सकते हो, एक श्रेणी के प्रकार से कर सकते हो जिसको बोला जाता है सारणीय। दूसरा होता है चित्रों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हो जिसको कहा जाता है चित्र में प्रदर्शन। तो यहाँ पर जो पहला जो टाइप है वो है सारणीय। सारणीय क्या होता है कि आप कोई भी आपके पास जो डाटा होगा उस डाटा को आप व्यवस्थित रूप से यदि व्यक्त कर सकते हो तो उसको कहा जाता है सारणीय। वही मैं यदि वो एग्जाम्पल लूँ, जैसे तेंदुलकर साहब ने यदि एक मैच के अंदर 5 छक्के 4 चौके और सपोज करो कि 25 गेंदें खेली, तो इनको रिप्रेजेंट करने के बाद आप सारणी में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे। वही जो एक साइड आप बनाओगे कि भाई ऊपर हेडिंग डालोगे कि मतलब सचिन तेंदुलकर के रन, उसके बाद आप डालोगे कि मतलब सब हेडिंग डालोगे चौके छक्के, कॉलम के अंदर लिखोगे ना, और इधर डालोगे कि मतलब कितने कितने रन लिए आपने। कैसे आप टेबल बना सकते हो उनकी। तो वो हो गया सारणीय प्रदर्शन। अखबार के अंदर जो आता है उसको कहा जाता है सारणीय प्रदर्शन। वहीं पर अखबार के अंदर एक यदि चित्र बना के बताया जाता है तो उसको कहा जाता है चित्र में प्रदर्शन। तो चलिए, समूहों के वर्गीकरण के बाद उसे व्यवस्थित तरीके से पंक्तियों तथा स्तंभ में प्रस्तुत करना सारणीयन कहलाता है। ये हो गई आपके पास सारणीयन की डेफिनेशन। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो जो मैंने नोट्स लिखा है वहां से आएंगे। तो नोट लिखा है कि मैंने 4 पॉइंट लिखा है, यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे। क्या क्वेश्चन आएगा कि जो हमने वर्गीकरण किया जो इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर के अंदर किया, तो वो ऐसे याद रख लेना कि पहले वाले लेक्चर में कराया था, मतलब सारणी से पहले क्या होता है, वर्गीकरण होता है। तो मैंने लिखा है पहला नोट्स के अंदर वर्गीकरण सारणियों का प्रथम चरण है। फिर मैंने आपके पास ये भी लिखा है कि सारणीय डाटा को प्रस्तुत करना है, बताया था अभी। तो यही मैंने लिखा है सारणीय समूहों को प्रस्तुत करने की विधि है। तीसरा मैंने पॉइंट लिखा है कि वर्गीकरण के बाद
सारणीयन किया जाता है, ये भी ऑब्वियसली बात है। तो वर्गीकरण सारणी से पहले होता है और सारणिक वर्गीकरण के बाद होती है। दोनों फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। सारणीय समूहों का प्रस्तुतिकरण सबसे शुद्ध विधि मानी जाती है। चित्र के अंदर जब चित्र बनाया जाता है तो हो सकता है कि ऊपर नीचे हो सकता है, पर थोड़ी लाइन इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी खींच सकते हैं, पर उससे डाटा एक्यूरेसी नहीं होती। पर डाटा यदि एक्यूरेसी चाहिए तो वो आपके पास टेबल बना दो आप उसकी, सबसे बेस्ट यही तरीका है। फिर मैंने आपके जो एग्जाम्पल दिया था सचिन तेंदुलकर का, उस सीरीज यदि आपको मौका मिले तो आपको ऐसी सीरीज बनानी हो तो आप क्या करोगे? जब आप टेबल देखते हो तो उस टेबल को याद करोगे। जो अखबार के अंदर जो टेबल आती है रनों के, उसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले सारणी की संख्या दी जाती है कि अखबार के अंदर कौन से नंबर पर ये टेबल है। तो वो जो सारणी जो टेबल होती है, उस टेबल के जो मैं अंग बताऊंगा, मतलब उस टेबल के अंदर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है सारणी के नंबर, कितने नंबर टेबल होती है। ऊपर लिखा होता है कि सारणी 7.1। आपने शायद 12th तक तो दीपावली गृहकार्य किया ही होगा, तो आपने देखा होगा कि जब वही पासबुक आती है तो उस पासबुक के अंदर दे रखा होता है कि सीरीज बना रही है, और सीरीज के ऊपर लिखा होता है कि सारणी 7.1, मतलब 7वें पार्ट की ये पहली श्रेणी है। तो ये सारणी क्या होगी? संख्या होगी। सबसे पहले ऊपर जो सारणी में दी जाती है वो दी जाती है सारणी की संख्या। फिर जस्ट संख्या के जस्ट नीचे सारणी का शीर्षक दिया जाता है। जैसे यदि रनों वाला मैं एग्जाम्पल लूँ तो उसके अंदर लिखा जाता है सचिन तेंदुलकर के रन, वो हो गया सारणी का शीर्षक। उपशीर्षक का मतलब जिसको बोला जाता है कैप्शन। एग्जाम के अंदर आता है कैप्शन होता है, तो आपको उत्तर आना चाहिए स्तंभों के शीर्षक। स्तंभों के शीर्षक क्या होते हैं कि जैसे स्तंभ ये होते हैं आपके पास, मतलब कॉलम। एक मिनट में आपके पास पेन ले लेता हूँ। ये पेन नहीं चलता है, 1 मिनट चलेगा। तो मैं 1 मिनट इस पेन को जोड़ लेता हूँ। आपको 2 मिनट खराब कर दिया स्टोरी के लिए। नहीं चलेगा, नहीं मारो। हाँ चल गया। ये होता है जो क्या होता है कि मतलब स्तंभ कैसे होता है, इसको बोला जाता है स्तंभ। और जो ऐसे जो सीरीज होती है, जो ऐसे लाइन लाइन के अंदर, इसको बोला जाता है रो। तो जो यहाँ पर जो इनके रनों की संख्या लिखेंगे, सीरीज ऐसे होती है, ऐसे ऐसे आपको सीरीज बताया बना दी जाती है। यहाँ पर आपके पास सीरीज के क्रमांक होंगे, 7.1 ले लो और सचिन तेंदुलकर के रन ले लो यहाँ पर। फिर आपका मतलब ये ऐसे आपके पास डिवाइडेशन होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जो फिर यहाँ पर गड़बड़ हो गया, वाले मारो, ये नहीं चलेगा। यहीं से आप समझ लो, मतलब नोट्सों से उसको आप देख लो। खूब शीर्षक क्या होता है, कैप्शन क्या होता है, स्तंभों के शीर्षक होते हैं। आप सीरीज को आराम से, आपके पास कहीं पर टेबल होती है तो उस टेबल को गौर से देखिए, तो उसके अंदर जो स्तंभ होते हैं उसको कहा जाता है उपशीर्षक। और पंक्ति शीर्षक क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि पंक्ति मतलब रो, रो के शीर्षक होते हैं। इसको एक और शब्द से नाम से पुकारा जाता है, टूरा। कई बार क्वेश्चन आता है कि टूरा होता है, तो उसके जो ऑप्शन दिए होते हैं उसके अंदर होते हैं स्तंभों के शीर्षक, पंक्तियों के शीर्षक। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन पंक्तियों के शीर्षक का पता होना चाहिए। टूरा क्या होता है, क्लेवर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है बॉडी, जहाँ पर सारणी का मुख्य भाग लिखा होता है। जैसे 4 चौके 6 छक्के कितने, तो ये छक्के रंग कितने गेंदे खाली निकाली, कितनी वाइड गई, ये जो मैच का प्रदर्शन होता है, ये जो मेन बॉडी होती है उसको कहा जाता है कलेवर। शीर्ष की टिप्पणी, आपको पता है कि शीर्ष के अंदर जो सारणी के अंदर जो प्रस्तुत की गई सूचनाएं होती है उसको टिप्पणी की जाती है। और स्रोत टिप्पणी, पाद टिप्पणी क्या होती है कि नीचे आपके पास जो समूहों के स्रोत जो लिखे जाते हैं वो आपके पास पाद टिप्पणी, स्रोत टिप्पणी क्या होती है, समूहों के स्रोत लिखे जाते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ यहाँ से यदि इंपॉर्टेंट की बात करता हूँ तो कलेवर रट लेना, शीर्षक पंक्ति शीर्षक के टूरा क्या होता है ये रट लेना। स्टब क्या होता है, क्वेश्चन कहीं बार पूछा था, स्टब क्या होता है, टूरा क्या होता है, कैप्शन क्या होता है, कलेवर क्या होता है, तो ये जो 3 लाइन है इसको रट लेना है। उपशीर्षक, पंक्ति शीर्षक और कलेवर, बाकी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। टेबुलेशन के ये जो नोट्स हैं इनको आपको याद करने हैं। इसके बाद में और सारणियों के प्रकार ले लेता हूँ, तो 2 प्रकार की सारणी आती है। सरल, वो जो मैंने श्रेणियों के प्रकार बताए वो अलग है, ये अलग है। सारणी के प्रकार, सरल सारणी क्या होती है, जटिल सारणी क्या होती है। सरल सारणी क्या होती है जिसमें केवल एक ही गुण की चर्चा की जाती है, वो सरल सारणी होती है। और जटिल सारणी क्या होती है जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक गुणों की चर्चा की जाती है। जैसे सरल सारणी की डेफिनेशन मैंने देख ली कि आयु, मैंने
एक तरफ आपके पास मतलब वर्ग बांट दिए और दूसरी तरफ मैंने व्यक्तियों की संख्या बांट दी। तो व्यक्तियों की संख्या ओनली फॉर, मैंने सिर्फ व्यक्तियों की संख्या ली, ये नहीं बताया कि व्यक्ति मतलब पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है। यदि पढ़े लिखे या अनपढ़, यदि मैंने इसी के साथ मतलब दो वर्ग बना देता तो वो आ जाते हैं आपके पास द्विगुण के अंदर, वो जटिल सारणी बन जाती है। सरल सारणी मतलब सिंपल जो आपको दे रखी होती है वो सरल सारणी होती है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आपको सीरीज का फॉर्मूला दिमाग के अंदर होना चाहिए कि मतलब अच्छा ऐसी सरल सारणी होती है जिसके अंदर एक ही दो वर्ग होते हैं, सॉरी दो स्तंभ होते हैं, एक साइड आपके पास x लिखा होता है, एक साइड आपके पास बारंबारता लिखी होती है। जटिल सारणी क्या होती है जिसकी अधिक विशेषता होती है, द्विगुण क्या होता है, त्रिगुण क्या होता है, बहुगुण क्या होता है, जो कि एक से अधिक गुणों के अंदर विभक्त किया जाता है उसको द्विगुण कहा जाता है। बस यहाँ से मैं जो पहला लेक्चर है वहाँ का एक क्वेश्चन लिया हूँ। प्राथमिक समंक होते हैं हमेशा द्वितीय समंक से ज्यादा विश्वसनीय, द्वितीय समंक से कम विश्वसनीय। समंक एकत्रित करने वाले एजेंसी पर निर्भर करता है, समंक एकत्रित करने दी गई देखभाल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यहाँ से आपको जो पहला लेक्चर देखा उसको पता है कि हमेशा द्वितीय समंकों से ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। और दूसरा मैंने क्वेश्चन लिया है कि सारणिक में समंकों का उद्गम। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारणिक में समंकों का उद्गम यदि हो तो कहाँ पर दर्शाया जाता है। यदि आपके पास कहा जाए कि ये सारण जो ये डाटा लिए हैं वो डाटा मैंने कहाँ से लिए है, इसको दिखाना है तो आप कहाँ पर लिखोगे। जैसे देखो मैंने यहाँ पर पीछे बताया था स्रोत की टिप्पणी, समंकों के स्रोत लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास कहाँ कहाँ से डाटा लिया है, बात यही हुई ना, उद्गम मतलब कहाँ कहाँ से डाटा आया। यदि ये दिखाना है तो आप क्या करोगे, स्रोत की टिप्पणी के अंदर लिखोगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य आपके पास सही है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या है, वर्गीकरण को सारणी के बाद करते हैं। ये वही नोट्स है जो मैंने सारणी के जो नीचे 4 पॉइंट लिखे हैं उन्हीं में से वर्गीकरण को सारणी के बाद करते हैं, तो ये गलत हो गया क्योंकि वर्गीकरण को सारणी से पहले करते हैं। वर्गीकरण को सारणी से पहले करते हैं, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट बात है। अब मैंने जो ये बताया था कि डाटा को वर्गीकरण करने के बाद मैंने प्रस्तुत करने की एक विधि कंप्लीट हो चुकी है, वो है सारणीय, मतलब सारणी के द्वारा कैसे कैसे दिखाया जाता है। दूसरी जो विधि है वो है समांकों का चित्र में प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाता है, मतलब चित्र के द्वारा कैसे दिखाया जाता है। तो चित्र के द्वारा आपके पास जब आप चित्र देखते हो तो चित्र कई प्रकार के चित्र होते हैं। एक विमीय चित्र होते हैं, एक दो विमीय चित्र होते हैं, तो जैसे आयत जैसे दिखाए हुए होते हैं तो वो दो विमीय चित्र होते हैं। एक विमीय चित्र मतलब एक पेज के ऊपर बनाया हुआ है, आपको देखना अभी मतलब ये एक विमीय चित्र के अंदर आएंगे, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से एक विमीय चित्र के अंदर आएंगे। त्रिविमीय में कहीं कहीं पर आपके बेलन जैसा दिखाया हुआ होता है कि देखिए इस क्षेत्र के अंदर वोट वोट इतने पड़े, जब चुनाव का माहौल होता है, जब चुनाव का माहौल इस क्षेत्र में दिखाना होता है तो मतलब कभी कभी बेलन बना के दिखा देते हैं कि यहाँ पर इतने चित्र इतने इतने परसेंटेज वेटेज हुआ है, कितने कितने परसेंट वोट हुआ है। तो वो जब मतलब 3D के अंदर आ जाता है तो वो सारे सारे चित्र के द्वारा डाटा को प्रदर्शित करना चित्र में प्रदर्शन कहलाता है। ये मैंने डेफिनेशन लिख ली। चित्र में प्रदर्शन करने का तरीका, मतलब चित्र में प्रदर्शन क्यों किया जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी चित्र को हम सबसे पहले देखते हैं, तो इसलिए हम रोचक और आकर्षण बनाने के लिए चित्र में प्रदर्शन करते हैं। अब देखो चित्रों के प्रकार, सबसे जो पहला जो चित्रों के प्रकार यदि हम डाटा को प्रस्तुत करना है तो सबसे जो पहला चित्र का प्रकार आता है वो आता है एक विमीय या एक आयामी या फिर वन डायमेंशनल। आपके पास डायग्राम दिखा दो। यदि आप वन डायमेंशनल प्रेजेंट करते हो तो ये आपके पास, अभी मैं इसके प्रकार लिखाऊंगा, ये इतने प्रकार के होते हैं। जैसे वन प्रकार के आपके पास एक विमीय चित्रों का प्रदर्शन किन किन प्रकार से किया जाता है, सबसे पहले आता है सरल रेखा चित्र। आपने कहीं बार मतलब 10th के अंदर बनाए होंगे कि भाई एक साइड आपके पास लोगों की संख्या लिख देते हैं और एक साइड आपके पास गाँव की संख्या लिख देते हैं कि इस गांव के अंदर कितने आदमी है, 700। सपोज करो कि ये जो अभी वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस कौन सी होती है, जो आपके पास वाई एक्सिस होती है ऐसी लाइन कहा जाता है वाई एक्सिस, तो कहा जाता है एक्स एक्सिस। ये जो ये जो ये जो होता है उसको कहा जाता है वाई एक्सिस, और इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस। अभी पेन चल नहीं रहा है इसलिए मैं इस नोट्सों पर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस जो खड़ी लाइन होती है उसको बोला जाता है और जो एक्स एक्सिस है वो आडी लाइन बोला जाता है। तो आडी लाइन के ऊपर यदि मैं शहरों के नाम दिखा दूँ, समझ लो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने लोगों की संख्या दिखा दी कि इसके अंदर इतने लोग, इसके अंदर इतने लोग हैं, तो वो एक एक लाइन यदि मैं खींचूं तो उसको कहा जाता है सरल रेखा चित्र। नाम से आपको इसके अंदर आपको रटना नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब लाइन टू लाइन रटनी है, नहीं, रटने वाला होगा मैं वहां पर बता दूंगी। इसके अंदर सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सरल रेखा चित्र क्या होता है। चित्र रचना के लिए प्रत्येक पद मूल्य के बराबर लंबाई की रेखा खींची जाती है, वो हो गया सरल रेखा चित्र। दंड चित्र क्या होता है, दंड से पता है कि बचपन के अंदर डंडे तो पड़े होंगे मास्टर के द्वारा, तो मतलब दंड मतलब एक मतलब डंडा जैसा मतलब बना देता है, मतलब एक दंड बना देते हैं। ऐसा जो ये आयताकार डब्बा होता है ना, इसको कहा जाता है दंड।
वही है, लाइनों के अंदर नहीं दिखाता तो इसके अंदर दंड बना दो, बस एक ही बात है। बहुगुणी के अंदर क्या होता है कि बहुगुणी के अंदर यदि एक ही शेयर के अंदर मेरे को दो तीन गुण को रिप्रेजेंट करना है तो वो आपके पास बहुगुणी दंड चित्र होता है। दंड के द्वारा बनाना है, बस बहुगुणों को रिप्रेजेंट करना है। जैसे जयपुर और जोधपुर अजमेर के अंदर सपोज करो कि मैं टेम्पो और बस की यदि मैं एनालिसिस करता हूँ, डाटा लेता हूँ, फिर मेरे को उसको आंकड़े रिप्रेजेंट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा कि जयपुर के अंदर यदि ये जो खाली जगह है यदि ये बस दिखाती है जो सबसे बढ़िया है, और छोटा वाला यदि टेम्पो टेम्पो दिखाते हैं जिसके अंदर लाइनें खींची हुई है, तो जयपुर के अंदर छोटे वाला ये टेम्पो, ये बस। फिर अजमेर के अंदर यदि ये बड़ा वाला क्या दिखाता है, बस को दिखाता है, और ये जो छोटे वाला जो बिल्कुल भी वाइट है जिसके अंदर लाइनें नहीं खींची हुई, ये आपके पास टेम्पो को दिखा, और ये बस को दिखाता है, और ये जो लाइनें खींची हुई है टेम्पो को दिखाता है। तो यहाँ से मतलब मैंने इसका इस डायग्राम को रिप्रेजेंट किस प्रकार से किया जाता है ये मैंने लिख लिया बस और टेम्पो के द्वारा। मतलब दंड बनाना है, बहुगुण दंड चित्र का सीधा सा मतलब यही है। और अंतर विभक्त दंड चित्र का मतलब क्या होता है कि मतलब एक ही गुण या एक ही सिटी के अंदर जो लोग होते हैं उसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। जैसे सपोज करो कि आपके पास जोधपुर के अंदर, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज करो जोधपुर के अंदर आपके पास टोटल आपके पास 200 लोग हैं। टोटल जोधपुर इतनी बड़ी सिटी है और इसके अंदर 200 लोग ही ईमानदार है, ऐसे मान के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 200 लोग ही ईमानदार है। तो आप कैसे करोगे, अभी 200 लोग टोटल जो 200 लोग ईमानदार है, तब क्या करोगे, आपने महिला, आप अप्रोच लगाओ कि चित्र चित्र आपके पास महिलाएं क्या है, ईमानदार है, तो आपने मतलब ऐसे लाइन खींच दी। फिर आप क्या होगा कि मतलब 75 टू 80 के आसपास आपके पास महिलाएं हैं वो आपके पास ईमानदार है, तो आपने इसके जस्ट ऊपर ही मैंने एक गुण को बता दिया कि महिलाएं ईमानदार है। और उसके ऊपर यदि मैं और गुण को बताना चाहूँ तो मैं उसको एक दंड के अंदर मतलब बहुत सारे को विभक्त करना, वो कहते हैं अंतर विभक्त दंड चित्र या उप विभाजित पट्टी चित्र, या कैसे भी ले लो आप। जब समंकों के योग, घटक पट्टी रेखा ले लो, अलग अलग नाम होते हैं। जब समंकों के योग या उनके विभिन्न विभागों को एक साथ प्रदर्शित करना हो तो अंतर विभक्त दंड चित्र का उपयोग करते हैं। ये इसका नोट्स के अंदर लिख लेना कि मतलब सारे जो टोटल होते हैं उनको यदि प्रदर्शित करना है तो उसके अंदर अंतर विभक्त दंड चित्र काम में लिया जाता है। फिर मैं दंड चित्र के मतलब तो आगे एक विमीय के अंदर आता है प्रतिशत दंड चित्र। प्रतिशत दंड चित्र से हमारे को पता है कि सबसे पहले प्रतिशत दंड चित्र के अंदर एक विशेषता होती है कि प्रतिशत हमेशा 100 से लिए जाते हैं। तो मतलब इन सारों की जो हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है वो समान होगी। कोई भी डाटा होगा इनकी जो ऊंचाई, डंडों की जो ऊंचाई होती है वो समान होती है। तो यहाँ पर मैंने स्पष्ट रूप से लास्ट लाइन के अंदर लिखा है सभी डंडों की ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। तो दंड वही वैसे प्रतिशत के अंदर बनाना है बस। इधर आपके पास कोई भी सिटी विटी के अंदर ले लूंगा, सपोज 2011 और 12 का जनगणना ले लिया। अभी देखो एग्जाम ले लो, देखो आप, मैंने अलग अलग संकाय को, स्कूल के मैंने संकाय ले लिया, और विज्ञान कला और वाणिज्य है। और 2011 के अंदर जो स्टूडेंटों की संख्या थी वो 210, 30 और 60, टोटल जो स्टूडेंट थे वो 300 थे। और जो 2012 के अंदर जो स्टूडेंट थे विज्ञान के अंदर 560, तो 800 टोटल मिला के 2000 स्टूडेंट हो गए। अब जो इनका परसेंटेज है वो विज्ञान के 70% है, कला के 10 है, और वाणिज्य के 20 है, और इसी प्रकार विज्ञान के 2012 के अंदर 25, 35 और 40 है। इनको जो टोटल करूंगा तो मतलब परसेंटेज करूंगा तो 100 आएंगे। तो मतलब इनकी जो दोनों की हाइटें हैं 2011 और 12 के अंदर जो इनके सब्जेक्ट वाइज दिखाना है, तो इनकी जो हाइट है वो क्या है, वो इक्वल है। और जो परसेंटेज का जो रेशो है वो आपके पास मतलब डिफरेंट है। जैसे जैसे देखो कि 2012 के अंतर्गत यदि कला का देखूंगा तो मैंने जो ये व्हाइट वाला है ये सबसे सबसे ज्यादा किया, क्योंकि 35% है, बल्कि वहीं पर 2011 के अंदर 10%, इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया। एक ही दंड के अंदर अलग अलग दिखाना प्रतिशत दंड चित्र के अंदर हो जाता है। जिस विज्ञान के अंदर, कला के अंदर, वाणिज्य, इसी को कहा जाता है अंतर। प्रतिशत दंड चित्र को हम अंत विभक्त भी बोल सकते हैं, पर शर्त यह है कि यहाँ पर प्रतिशत आ गया तो यहाँ पर प्रतिशत लिख लेंगे, और प्रतिशत उसके अंदर प्रतिशत नहीं आता, उसके अंदर डायरेक्ट डिजिट लिखे होते हैं, तो उसको अंतर विभक्त दंड चित्र कहा जाता है। क्योंकि अंतर विभक्त दंड चित्र शायद मैंने पीछे आपको समझा दिया बहुत अच्छे से, और समझ में भी आ गया होगा शायद। फिर इसके बाद जो विचलन दंड चित्र होता है, इसका प्रयोग वास्तविक लाभ, शुद्ध आयात, शुद्ध प्रवसन आदि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है कि विचलन दंड चित्र का उपयोग कैसे किया जाता है। इसका प्रयोग वास्तविक लाभ, शुद्ध आयत, शुद्ध प्रवसन के लिए किया जाता है। विचलन दंड चित्र धनात्मक और नकारात्मक को साथ दिखाया जाता है। तो ये हो गए आपके पास चित्र में प्रदर्शन करने के तरीके। तो मैंने 6 तरीके बताए थे, सरल रेखा, दंड के द्वारा, बहुगुणी दंड चित्र, अंतर्विभक्त दंड चित्र, विचलन दंड चित्र के द्वारा मैंने आपको बता दिया। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार इसी लेक्चर का वापस रिवीजन करा देता हूँ। आपके पास डाटा का वर्गीकरण हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर देख लिया। उसी वर्गीकरण को प्रदर्शित करने के लिए दो प्रकार से यूज किया जाता है, एक श्रेणियां ली जाती है और एक लिया जाता है चित्र में प्रदर्शन।
श्रेणियों के अंदर मैंने आपको दिखा दिया कि श्रेणियों को कितने कितने प्रकार होते हैं। अपवर्ती श्रेणी क्या होती है, समावेशी श्रेणी क्या होती है, तो वो श्रेणी के अंदर श्रेणी में प्रदर्शित किस प्रकार से किया जाता है। इसी प्रकार से चित्र में प्रदर्शन आपके पास किस प्रकार किया जाता है, एक विमीय, द्विमीय, त्रिविमीय, वो मैंने आपको बता दिया। और जो एक विमीय के अंदर जो मैंने किस प्रकार से मतलब किया जाता है वो भी मैंने बता दी। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रतिशत दंड चित्र के अंदर का जो ऊंचाई होती है समान होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से होती है। विचलन दंड चित्र कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत ये चित्र में प्रदर्शन के अंतर्गत आज वाले लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट देखना चाहता हूँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जब मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको साइनिंग कर लेना, मार्किंग कर लेना। कहता हूँ उनके शॉर्ट नोट्स बना के आप लास्ट में सिर्फ वही पढ़ के चले जाना। क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो किसी से भी नहीं होगा। हाँ, जो स्टेट में जो एमएससी की रखी हो सकता है उनसे हो जाए, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये जो मैं टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये है थोरटिकल, प्योर थोरटिकल। तो जो यहाँ से जितना पढ़ाया जाता है उतना एन पढ़ता है। कॉन्फिडेंस लाते रहो, यहाँ से पढ़ते रहो बस। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। यदि मेरे समझ में कंटेंट समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मेरा कंटेंट है और मैं इसी को पढ़ के ऐसा बनाऊँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसी को पढ़ के ऐसा बनो। कंटेंट है, लिख के देता हूँ, नोट्स बना के देता हूँ, कुछ नहीं करना है, लिखना है अपने नोट्स में, रोज के 2 या 3 पेज लिखवा देता हूँ, उसी को रट लेना है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अपनी लेक्चर देखो, बढ़िया।